हेलो दोस्तों, सुंदरम में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए आज हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। तो देखते हैं, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? बोधि के काल में आए थे, उदयन के काल में। तो किसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उदयन के काल में जो है बुद्ध कहाँ आए थे? कौशाम्बी आए थे। किसके काल में आए थे? राजा उदयन के काल में जो है यह कहाँ आए थे? कौशाम्बी आए थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है? राखीगढ़ी है, धौलावीरा है, कालीबंगा है, लोथल है। तो भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल, सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो राखीगढ़ी है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राखीगढ़ी है कहाँ पर? तो राखीगढ़ी हरियाणा में है। कहाँ पर है? हरियाणा में। हरियाणा कहाँ पर है? राखीगढ़ी हरियाणा में। हरियाणा की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो राखीगढ़ी खोज किसके द्वारा किया गया था? तो सूरज भान के द्वारा किया गया था। किसका? सूरज भान के द्वारा जो है राखीगढ़ी की खोज किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया। नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया जवाहरलाल नेहरू, ए दलाल, सुभाष चंद्र बोस ने, लाल बहादुर शास्त्री ने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन जुड़े थे। तो किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, स्वदेशी आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो H.W. नेविन्सन किससे जुड़े हुए थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन 1905 में, या बंगाल विभाजन आंदोलन के खिलाफ में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन से। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन उग्रवादी नहीं है? तो विपिन चंद्र पाल हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, W.C. बनर्जी हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर उग्रवादी नेता की बात की जाए तो उग्रवादी नेता कौन थे? लाल बाल पाल। उग्रवादी नेता कौन थे? लाल बाल पाल थे। लाल से हो जाएगा लाला लाजपत राय हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? लाला लाजपत राय हो जाएंगे। और बाल से हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। बाल से क्या हो जाएंगे? बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। पाल से क्या हो जाएंगे? विपिन चंद्र पाल। तो तीन ये क्या थे? उग्रवादी नेता थे। और इसमें एक और थे, अरविंद घोष भी शामिल थे। क्या थे? अरविंद घोष भी ये क्या थे? उग्रवादी नेता में शामिल थे। तो अरविंद घोष हो गए, लाला लाजपत राय हो गए, बाल गंगाधर तिलक हो गए और विपिन चंद्र पाल हो गए। ये सब क्या थे? ये सब उग्रवादी नेता थे। जबकि ब्योमकेश चंद्र बनर्जी कौन थे? ब्योमकेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है उग्रवादी नेता नहीं थे, ये कांग्रेस के उदारवादी नेता थे। तो W.C. बनर्जी जो क्या थे? कांग्रेस के उदारवादी नेता थे। तो चलिए अगला देखते हैं। डोवर जल संधि जोड़ती है बाल्टिक सागर, बोथनियान खाड़ी से बिस्के की खाड़ी, इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को, सोल्टिक सागर एवं आयरिश सागर को। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जो है
डोवर जल संधि जोड़ती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका भौगोलिक क्षेत्र कहाँ पर है? यह जो है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच है। कहाँ से? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच संबंधित है। इंग्लैंड और फ्रांस में संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो डोवर जल संधि किसको जोड़ती है? इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। निम्न को सुमेलित कीजिए। तो अंध महाद्वीप विश्व की छत है, हजारों झीलों का देश है, मोतियों का द्वीप है, फिनलैंड है, बहरीन है, अफ्रीका है, पमीर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो अगर बात किया जाए अंध महाद्वीप, तो इसका करेक्ट किस में हो जाएगा? ये 3 में जाएगा। अंध महाद्वीप अफ्रीका में। कहाँ पर है? अफ्रीका में। जबकि विश्व की छत जो है किसे कहा जाता है? तो ये पीमार की पठार को कहा जाता है। पमार की पठार हो जाएगा, पमीर की पठार हो जाएगा। हजार झीलों का देश किसे कहा जाता है? हजार झीलों का देश जो है फिनलैंड को कहा जाता है। तो यह किस में जाएगा? 1 में जाएगा। बचा मोतियों का द्वीप जो है कहाँ पर है? बहरीन में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए में 3 सिर्फ बी वाले में ही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंध महाद्वीप अफ्रीका में है। विश्व की छत जो है पमीर की पठार है। हजार झीलों का देश जो है फिनलैंड को कहा जाता है। मोतियों का द्वीप जो है बहरीन को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो गोदावरी पे है, महानदी पे है, पेन्नार नदी पे है, दामोदर नदी पे है। तो हीराकुंड बांध जो है कहाँ पर स्थित है? जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यह जो है महानदी पे है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हीराकुंड बांध कहाँ पर स्थित है? महानदी पर है। यह कहाँ पर स्थित है? किस राज्य में? तो यह उड़ीसा राज्य में। कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में। कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य के संबलपुर जिले में। कहाँ पर? संबलपुर जिले में स्थित है। उड़ीसा राज्य के संबलपुर जिले में स्थित है। तो यह कहाँ पर रहता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रोत्साहन देना या बढ़ावा देना है। तो वैश्वीकरण की नीति है, उदारीकरण की नीति है, निजीकरण की नीति है, उपरोक्त सभी से है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रोत्साहन देना या बढ़ावा देना जो है क्या होता है? वैश्वीकरण की नीति है, उदारीकरण की नीति है, निजीकरण की नीति है। अर्थात यह तीनों है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। सूची 1 सूची 2 से सुमेलित करना है। तो चलिए देखते हैं। ये सब रोग हैं। गन्ना में कौन सा रोग लगता है? धान है, अरहर है, आलू है। तो गन्ना में कौन सा रोग लगता है? तो गन्ना में जो है कौन सा रोग लगता है? तो अगर धान की बात करें, धान में क्या होता है? खैरा रोग लगता है। अरहर की बात करें तो इसमें क्या होता है? उखट होती है। आलू में जो है क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी होता है, झुलसा होता है। जबकि गन्ना में क्या होता है? रेड राट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गन्ना में कौन सा रोग लगता है? रेड राट रोग लगता है। धान में खैरा रोग लगता है। अरहर में उकट जाती है। और आलू क्या होता है? झुलसा रोग लगता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 में 2 है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 में 2 हो गया, बी में 3 हो गया, सी में 4 हो गया और डी में 1 हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धान में जो है खैरा रोग लगता है। तो यह किसके कमी से होता है? तो जस्ता की कमी से होता है। किससे कमी होता है? जस्ते की
कमी से जो है खैरा रोग लगता है। किसकी कमी से? जस्ते की कमी से। और रेड राट रोग जो है ये इसमें गन्ने में क्या लगते हैं? ताड़ा लग जाते हैं। क्या? ताड़ा या सड़न होता है, ताड़ा या सड़न होती है। अरहर जो है यह जो है उखड़ जाती है। आलू जो है इसमें क्या होता है? झुलसा रोग लगता है, अगौती या पिछौती के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है? तो साहूकार को मिलता है, ऋणी को मिलता है, बचत खाता अकाउंट रखने वाले को, राजकीय पेंशनर को। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऋणी को जो है मुद्रास्फीति से जो है सर्वाधिक लाभ किसको होता है? तो ऋणी को प्राप्त होता है। मुद्रास्फीति वह अवस्था है जिसमें मुद्रा का मूल्य जो है गिर जाता है। मुद्रास्फीति वह अवस्था है जिसमें क्या होता है? मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और क्या होती है? कीमतें बढ़ जाती हैं। क्या होता है? मुद्रा का मूल्य घट जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं। मुद्रास्फीति की अवस्था में सर्वाधिक लाभ किसे प्राप्त होता है? तो ऋणी को प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर को मनोनीत किया जाता है, चयनित किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत में लोकसभा के स्पीकर को क्या किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत में लोकसभा के स्पीकर को जो है चयनित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 93 के तहत जो है भारत की लोकसभा में जो है अध्यक्ष को चयनित किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था का विशेषज्ञ किसे माना जाता है? तो संघात्मक शासन व्यवस्था का विशेषज्ञ किसे माना जाता है? C.F. स्ट्रांग को है, C.F. फाइनर को है, K.C. व्हीयर को है, A.H. ब्रिज को है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। K.C. व्हीयर के द्वारा जो है संघात्मक शासन व्यवस्था का विशेषज्ञ माना गया है। तो ऑप्शन नंबर बी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय संविधान मान्यता देता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक, भाषाई और नृत्य जातीय अल्पसंख्यकों को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को जो है संविधान मान्यता देता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया है। चलिए अगला देखते हैं। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव कौन सा व्यक्त करता है? भारत में अनेक धर्म हैं, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में कोई राज्य का धर्म नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में क्या है? भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई। तो भारत में कैसे राज्य की स्थापना की गई है? तो भारत में जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं।
निम्न में से कौन सा जोड़ा निम्न में से कौन जोड़ा तांबा के मिश्रण धातु का है? तो तांबे से कौन मिलकर बना होता है? तो पीतल व इनवार होता है, कांस्य व नाइक्रोम है, पीतल व कांसा है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो तांबे का मिश्रण क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पीतल और कांसा से मिलकर क्या होता है? तांबा का मिश्रण होता है। क्या होता है? पीतल और कांसा जो है दोनों क्या हैं? मिश्रित धातु हैं। अगर पीतल और पीतल की बात की जाए तो पीतल किसका मिश्रण होता है? तो पीतल जो है तांबा और जस्ते का मिश्रण होता है। पीतल किसका मिश्रण होता है? तो यह जो है तांबा और जस्ते का मिश्रण होता है। पीतल जो है तांबा और जस्ते का मिश्रण होता है। अगर बात की जाए कांसा किसका मिश्रण होता है? कांसा जो है तांबा तीन का मिश्रण होता है। किसका? तांबा और टिन का मिश्रण जो है कांसा होता है। तांबा और टिन का मिश्रण क्या होता है? कांसा होता है। पीतल से क्या होते हैं? बर्तन बनाते हैं। पीतल से जो है बर्तन बनाए जाते हैं, जबकि कांसा का क्या होता है? सिक्का बनाया जाता है। कांसे से जो है सिक्के बनाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर से इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। यदि एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो स्थिर रहेगा, ऊपर उठ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, नीचे डूब जाएगा। तो यदि एक जहाज जो है नदी से समुद्र में जाता है तो वो क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो क्या होगा? ऊपर उठ जाएगा। क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऊपर उठ जाएगा। नदी के जल की अपेक्षा जो है समुद्र के जल का घनत्व अधिक होता है। क्या होता है? नदी की अपेक्षा समुद्र के जल की घनत्व जो है अधिक होता है। अतः जो है समुद्र में जहाज जो जल विस्थापित करता है उसका ऊर्ध्वाधर दबाव अधिक होता है, जिससे क्या होता है? जहाज ऊपर उठ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। हवाओं की ऊर्जा होती है केवल स्थितिज ऊर्जा में, केवल गतिज ऊर्जा में, वैद्युत ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल गतिज ऊर्जा में। हवाओं की ऊर्जा किस में होती है? केवल गतिज ऊर्जा में। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? बात की जाए काइनेटिक एनर्जी, तो बराबर क्या होता है? 1/2 क्या होता है? 1/2 mv²। 1/2 mv², जहाँ m क्या है? m द्रव्यमान है, v क्या है? वेग है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा। तो चलिए अगला देखते हैं। कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं? तो इनमें से कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। अगर विशाल भारत की बात की जाए तो विशाल भारत पत्रिका के संपादक कौन थे? तो कौन थे? बनारसी दास चतुर्वेदी हैं। कौन है? बनारसी दास चतुर्वेदी हैं। अगर विशाल भारत की पत्रिका की बात की जाए तो इसके संपादक कौन थे? तो बनारसी दास चतुर्वेदी हैं। अगर हिंदी प्रदीप की बात की जाए तो हिंदी प्रदीप पत्रिका की बात की जाए तो इसके संपादक कौन थे? तो इसके संपादक बालकृष्ण कौन थे? बालकृष्ण भट्ट हैं। सरस्वती के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। विशाल भारत की बात की जाए तो बनारसी दास चतुर्वेदी हैं। हिंदी प्रदीप की बात की जाए तो बालकृष्ण भट्ट हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने प्रथम बार ओलंपिक खेल में
पदक प्राप्त किए थे। तो पहली बार ओलंपिक खेल में पदक किसके द्वारा प्राप्त हुआ था? तो पी.वी. सिंधु हैं, कर्णम मल्लेश्वरी हैं, मैरी कॉम है, साइना नेहवाल हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्णम मल्लेश्वरी जो है ओलंपिक में पहली बार इन्होंने कांस्य पदक जीता था। तो क्या जीते थे? सर्वप्रथम इन्होंने ओलंपिक खेल में कौन से पदक प्राप्त किए थे? कांस्य पदक। इन्होंने पहली बार पदक को प्राप्त किया था। तो कौन से पदक प्राप्त किए थे? कांस्य पदक। इनके द्वारा कौन सा पदक प्राप्त किया गया था? कांस्य पदक। किस खेल से संबंधित थे? तो ये भारोत्तोलन खेल से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। इन्हें जो है अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, राजीव गांधी खेल रत्न से भी सम्मानित किया गया है, पद्म श्री सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया था? प्रथम बार जो है ओलंपिक खेल में पदक प्राप्त करने वाली महिला कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च है, 8 अगस्त है, 5 सितंबर है, 9 नवंबर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। तो चलिए अगला देखते हैं। अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है? तो अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है? हुमायूं का मकबरा है, महाबोधि मंदिर समूह में है, कुतुब मीनार में है, लाल किला परिसर में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुतुब मीनार में है। किस में है? कुतुब मीनार में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अलाई दरवाज़ा किसके द्वारा बनवाया गया था? तो अलाई दरवाज़ा जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। किसके? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। अलाई दरवाज़ा जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। तो जो है लगभग कब बनवाया था? 1305 ईस्वी में। लगभग 1305 ईस्वी में अलाई दरवाज़ा को अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। यह जो है कुतुब मीनार परिसर में है। कहाँ पर है? कुतुब मीनार परिसर में। कुतुब मीनार की बात किया जाए तो यह जो है 16 वर्षों से बना हुआ है। ये जो है एक लोहा है जिसमें जंग खुले आसमान में है, फिर भी इसमें जंग नहीं लगती। अगर इसकी ऊंचाई की बात किया जाए तो इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 7.21 मीटर है। कितनी है? 7.21 मीटर है। अगर फिट में बात किया जाए तो 23 फीट 8 इंच है। कितना है? 23 फीट 8 इंच है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। डंडोली वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो केरल में है, तमिलनाडु में है, तेलंगाना में है, कर्नाटक में है। तो यह किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जो है कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में है। यहाँ लगभग पक्षियों की 200 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। लगभग कितनी? 200 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है? तुर्की की है, फ्रांस की है, बेल्जियम की है, यूनान की है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेल्जियम की जो है सीमा, यह जो है उत्तरी सागर सीमा पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? यह उत्तरी सागर सीमा पर स्थित है। जबकि तुर्की, फ्रांस, यूनान कहाँ पर स्थित है? भूमध्य सागर पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? 21 वर्ष की गई है, 25 वर्ष की गई है, 18 वर्ष की गई है, 30 वर्ष की गई। तो लोकसभा सदस्यों के लिए आयु सीमा जो है वह कितने है? तो 25 वर्ष है। कितना? 25 वर्ष निर्धारित की गई है। अगर राज्यसभा की बात की जाए तो लोकसभा के
25 वर्ष निर्धारित की गई है। राज्यसभा की बात किया जाए तो यह जो है 30 वर्ष, राज्यसभा की बात किया जाए तो यह जो है 30 वर्ष निर्धारित किए गए हैं। राज्यसभा सदस्यों की आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। और लोकसभा के सदस्यों की आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकसभा की न्यूनतम आयु जो है कितनी निर्धारित की गई है? 25। राज्यसभा की न्यूनतम आयु जो है 30 वर्ष निर्धारित की गई है। अगर बात किया जाए 61वां संविधान संशोधन में, कौन से 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1989 में। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1989 में। इसमें जो है मतदाता की न्यूनतम आयु को, मतदाता की आयु क्या पहले कितनी थी? 21 वर्ष थी। कितनी थी? 21 वर्ष थी। 61वां संविधान संशोधन से घटाकर इसे क्या है 18 वर्ष कर दिए गए। कितना कर दिए गए हैं? 18 वर्ष कर दिए गए हैं। तो मतदाता की आयु कितनी होनी चाहिए? तो 18 वर्ष होनी चाहिए। पहले 21 थी, इसको 61वां संविधान संशोधन से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आज चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।